बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, मैं शिखा स्वरूप आप सभी किसान भाई बहनों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। महामारी के इस दौर में हमारे किसान भाई बहन लगातार खेतों पर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंच सके। ऐसे किसानों को समर्पित हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से हम किसानों को नई नई जानकारियाँ देते हैं जिससे उनकी किसानी और खेती और भी बेहतर हो सके। तो आज भी कुछ नई जानकारियों के साथ हम आए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के कृषक 50% अनुदान पर पा सकेंगे खरीफ फसलों के बीज। गलघोटू और लंगड़ा रोग से मवेशियों को बचाने के लिए समय पर करवाएं टीकाकरण। मूंगफली के छिलकों का काम करता है आसान ग्राउंडनट डिकोडिकेटर। राज्य के कृषि विभाग ने आने वाले खरीफ फसलों के लिए बीज विनिमय स्कीम के तहत बीज वितरण का निर्णय लिया है। बीज विनिमय स्कीम के अंतर्गत राज्य के किसानों को इस वर्ष भी बीज 50% अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान भाइयों, आने वाले बरसात के मौसम में हमारे पाले गए मवेशियों में कुछ रोगों के लगने की संभावना रहती है। इस समय मुख्य रूप से मवेशियों में गलघोटू और लंगड़ा बुखार लगने की संभावना रहती है। इन रोगों के लग जाने की स्थिति में पशुओं की स्थिति गंभीर हो सकती है। ये रोग पशुओं को ना लगे, इसके लिए टीकाकरण बेहतर उपाय है। पशुपालक बरसात आने से पहले अपने पशुओं को HSPQ का टीका अवश्य लगवा दें। गर्मा धान भी हमारे यहाँ प्रमुखता से उपजाई जाती है। वैसे तो धान के कई उन्नत प्रभेद हैं जो अच्छी उपज देते हैं। गर्मी में बुआई के लिए कृषि वैज्ञानिक कम अवधि वाले किस्मों की बुआई करने की सलाह देते हैं। कम अवधि वाले धान की किस्मों में सहभागी नामक किस्म कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित है, जिनकी छिटवा विधि से बुआई कर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। सहभागी धान गर्मा फसल के रूप में या टाण भूमि में लगाने योग्य होता है। कम पानी उपलब्धता वाले जगहों में भी धान की एक किस्म लगाई जा सकती है। यह किस्म सूखा और अधिक जल जमाव भी सहन करता है और लगभग 115 दिनों में तैयार हो जाता है। 1 हेक्टेयर में सहभागी धान की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 4 टन उपज पाई जा सकती है। बेहतर और गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्ति के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना जरूरी है, जिसके लिए कृषि विशेषज्ञ वर्तमान समय में वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार के जैविक खादों के इस्तेमाल से बेहतर और गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त होगा और मिट्टी की उपज क्षमता भी बेहतर होगी। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफ़ी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जाता है। यह उपकरण एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग करने में क्षमता रखता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। इस समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना की टीका अवश्य लगवाएं। साथ ही सरकार द्वारा निर्देशित सामाजिक दूरी एवं अन्य निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
कृषि समाचार में आपने देखा उपकरण के बारे में, तकनीक के बारे में, मौसम के हाल के बारे में, साथ ही कृषि से संबंधित कुछ नई नई जानकारियाँ भी आपको मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम तुरंत आते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है, फल बाग में बहुस्तरीय प्रणाली से किसानों की आय में वृद्धि। तो बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो फल की बागवानी करना चाहते हैं और नए तकनीक से कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं अपने विशेषज्ञ से और देखते हैं ये फीचर। आज किसानों की आय बढ़ाने या दोगुनी करने के लिए हमारी सरकार के साथ साथ
कृषि वैज्ञानिक, कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र इत्यादि सभी प्रयासरत हैं। कृषि क्षेत्र में भी नित्य नए प्रयोग एवं अनुसंधान किए जा रहे हैं और नई तकनीकों का विकास किया जा रहा है, जिसके उपयोग से हमारे किसान बेहतर खेतीबाड़ी एवं बागवानी इत्यादि कर अच्छा लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। आज के इस अंक में हम मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र हारप्लांडू में और आज हम चर्चा करेंगे फल बाग में बहुस्तरीय प्रणाली अपनाकर किसानों की आय में वृद्धि के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर महेश धाकड़। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुस्तरीय प्रणाली है क्या और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? देखिए, किसान जो बाग लगाते हैं तो जो एक ही प्रकार के बाग लगाते हैं उसमें एक ही प्रकार के फल जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, वो लगाने से उसमें एक ही तरह का फल एक ही समय मिलता है। लेकिन उसी अगर ज़मीन में हम 2 या 3 प्रकार के अलग अलग फलों को लगाते हैं तो अलग अलग समय में आय होती है और अलग अलग समय में फल आने से उनको किसानों को एक इनकम का फ्लो रहता है। तो ऐसे प्रणाली में हम बड़े पेड़ों को, जो कि जैसे आम हो गया, लीची हो गया, जो कि 5 से 6 साल में आना शुरू करते हैं और उसका अधिकतम उत्पादन आते आते 15 से 20 साल लग जाता है। तो शुरुआती अवस्था में किसानों को आय के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इन बागों से नहीं मिल पाता है। तो शुरुआती अवस्था में कैसे हम किसानों की आय को सुनिश्चित करें, इसके लिए हम उसके अंदर ऐसे फल वृक्षों को लगाते हैं जो 2 साल से ही अच्छा उत्पादन देना शुरू कर दें। जैसे कि आपका अमरूद हो गया, आपका शरीफा है, आपका नींबू है, केला है, पपीता है, ये शुरुआती अवस्था से ही किसानों को आमदनी देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बड़े फल वृक्षों के बीच में छोटे फल वृक्षों के साथ लगाते हैं और बाकी ज़मीन जो बची है उसके अंदर कोई भी इंटरक्रॉपिंग आप कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक तकनीक की जो बागवानी से जुड़े किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी तकनीक है। वो है बागवानी में बहुस्तरीय प्रणाली का उपयोग। बागवानी से जुड़े किसान इस बहुस्तरीय प्रणाली का उपयोग करके अपनी आय दोगुनी से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अमूमन सभी प्रकार के जो फल हैं वो लगने का समय आपका बारिश के समय होता है, लेकिन लगाने से पहले आपको तैयारी गर्मियों में शुरू कर देनी चाहिए। और इसके लिए जो निश्चित दूरी पे, जैसे बड़े फल वृक्ष है उसको 10 मीटर की दूरी पे लगाना है और उसके बीच में जो खाली ज़मीन बची है उसमें 5-5 मीटर की दूरी पे आपको जो छोटे फल वृक्ष है उनको लगाना चाहिए। तो इनका गड्ढा आपको गर्मी में खोद के रख लेना चाहिए और बारिश में उन गड्ढों में अच्छी गोबर की खाद लगभग 20 से 25 किलो, और साथ में करंज या नीम की खली, चूना का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। किसान यहाँ के हमारी मिट्टी अम्लीय है तो चूना डालना बहुत ही आवश्यक है। तो एग्रीकल्चर लाइम का इस्तेमाल कीजिए लगभग 500 ग्राम, और इसके साथ में अगर DAP या फास्फोरेट का यूज़ करना चाहते हैं, हड्डी चूरा का भी इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे हमारा फास्फोरस की कमी है। इन सभी को मिला के अगर आप गड्ढा में भर दीजिए और जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में हमारे पौधे लगाने के लिए इसमें इन गड्ढों में रेडी हो जाते हैं। और पौधे लगाते हैं तो सबसे पहले आपको पौधे का चयन करना है। बड़े फल वृक्ष में आप जैसे आपको बताया है, आप आम ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, कटहल ले सकते हैं, आप चीकू ले सकते हैं, बेल जो कि एक छोटा मतलब माइनर फल है लेकिन बहुत ही इसका डिमांड बढ़ रहा है, बेल भी लगा सकते हैं। तो ये बड़े फल वृक्ष को 10 मीटर की दूरी पे, और जो छोटे फल वृक्ष है जैसे अमरूद है, शरीफा है, नींबू है या केला है, पपीता है, इनको उनके बीच के में लगभग 5 मीटर की दूरी पे, और केला और पपीता को आप 2 मीटर की दूरी पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद में जो खाली ज़मीन बची है, आपके पौधे बहुत छोटे हैं, लगभग पूरी ज़मीन खाली आपको लगेगी, वहाँ पे आप शुरुआती 4 या 5 साल में आप कोई भी फसल ले सकते हैं। चाहे आप कोई दलहनी फसल लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहता है, आपकी मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ती है। और साथ में अगर दलहनी के साथ में अगर आप दूसरी फसल भी लेना चाहते हैं, आप चाहे धान भी, जो अपलैंड्स में धान होता है उसको लगा सकते हैं, या आपको सब्जी की खेती करना है, अगर पानी की सुविधा है तो सब्जी की खेती भी कर सकते हैं। बहुस्तरीय प्रणाली में एक ही प्रकार के फल के फसल पर कृषक निर्भर नहीं रहते हैं। इस प्रणाली में बड़े फलदार पेड़ों के बीच में छोटे फलों के पेड़ लगाए जाते हैं जो कि कम अवधि में फसल प्रदान करते हैं। एक बाग जो पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, मान के चलिए 10 से 15 साल में आपका अच्छा उत्पादन अमरूद से या मान लीजिए आम से या लीची से जो भी आप लगाए हैं वो होना शुरू हो जाएगा। तब आपको थोड़ा सा देख रेख का ध्यान रखना होगा। बहुत अधिक अगर शाखाएं आपस में टकरा रही है तो उनका कटाई छटाई आपको निरंतर करता रहना पड़ेगा, जिससे कि उसमें बहुत ही अधिक घना वो बाग ना हो। अधिक घना होने से कई बार कीड़ा और बीमारी का प्रकोप बढ़ता जाता है। तो सेंटर ओपनिंग करना है, छटाई करना है, साथ में जितना भी डेड वुड से उनको हटाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम से आपको खाद का इस्तेमाल करना है।
अगर टाइम से आप खाद और उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पौधा धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और आपका जो उत्पादन का स्तर है वो घटता जाएगा। फिर किसान भाई कई बार आके बोलते हैं कि हमारा इतना साल का पेड़ है लेकिन उतना आम या उतना अमरूद नहीं दे पा रहा है। तो उसका मुख्य कारण यही होता है कि वो जो पोषक तत्व का प्रबंधन ढंग से नहीं कर पाते हैं। आपको ज़्यादातर 2 से 3 बार खाद फलों में ज़रूर डालना चाहिए। एक बारिश के जस्ट पहले जून में आप इस्तेमाल कीजिए खाद का, चूना का इस्तेमाल भी उसी समय करना चाहिए। और उसके बाद में आधा खाद जो डालना है, मान लीजिए अगर किसी को 1 किलो हमको DAP डालना है तो आधा किलो का आपका इस्तेमाल बड़े फल वृक्ष में आपको बारिश के जस्ट पहले जून में कर देना चाहिए। 1 या 2 बारिश होती है उसके बाद में। और उसके बाद जो आधा भाग बचा है उसको 2 स्प्लिट में कर लीजिए। एक आपको बारिश के बाद में डालना है और बाकी बचा हुआ भाग आपको जब फल लगता है आम में, मान लीजिए उसमें मंजर मान लीजिए मार्च अप्रैल में आना शुरू हुआ तो अप्रैल में वो थोड़ा सा भाग आपको डालना चाहिए। इस प्रकार से 2 से 3 बार खाद डालने से पौधे को निरंतर उर्वरक मिलता रहता है। साथ में पोषक तत्व जो खासकर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, वो कई बार मिट्टी से पौधा नहीं ले पाता है। तो इसका फ्लावरिंग से फ्रूटिंग के समय 2 से 3 स्प्रे अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के करते हैं तो काफ़ी लाभ ये देता है। और साथ में सबसे बड़ी समस्या हमारी मिट्टी में जो है कार्बनिक तत्व काफ़ी कम है, ऑर्गेनिक कार्बन। उसको बढ़ाने के लिए जितना आप गोबर का खाद का इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा होता है। साथ में अगर आप ऑर्गेनिक मल्चेस का इस्तेमाल कीजिए, वो सड़ के वहाँ पे खाद बनाएगा, आपका ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएगा, जिससे कि आपके जो मित्र जीवाणु हैं मिट्टी के अंदर वो बढ़ेंगे। तो आपको हरी खाद का इस्तेमाल, गोबर खाद का इस्तेमाल हर साल करना है ताकि आपकी जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो बनी रहे। तो किसान भाई, आपने देखा कि कैसे आप फल की बागवानी कर लाभान्वित हो सकते हैं। तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भिंडी बहुत ही गुणकारी सब्जी है और इसमें विटामिन ए और सी की पर्याप्त मात्रा भी पाई जाती है और प्रदेश में लगभग सभी जगह भिंडी की सफलतापूर्वक खेती भी की जाती है। तो खरीफ मौसम में भिंडी की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, मिलते हैं अपने विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम आ चुका है और आप सभी भिंडी की खेती करने की सोच रहे होंगे। ऐसे में यदि आप भिंडी की खेती वैज्ञानिक तरीके से करें तो आप ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र हारप्लांडू में और आइए जानते हैं खरीफ के मौसम में भिंडी की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करें। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री विजय कुमार सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यदि हम भिंडी की खेती कर रहे हैं तो इसे वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से कर सकते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की खेती जो है पूरे भारतवर्ष में जो है होता है और हमारे राज्य जो है झारखंड प्रांत में भी इसकी खेती बहुतायत से करते हैं। बहुत सारे किसान इसकी खेती करते हैं। लेकिन खरीफ के मौसम में अगर किसान भाई जो है उन्नत प्रभेद का प्रयोग करें, उन्नत तकनीक पे अगर खेती करें और दूरी रखें तो जो है इसकी खेती जो है बहुत वैज्ञानिक तरीके से अच्छी ढंग से किसान भाई कर सकते हैं। खेत के चुनाव के बारे में अगर कहें तो खेत जो है ऐसा खेत जिसमें पानी निकास की सुविधा हो, बलुई दोमट मिट्टी जो है जिसमें जीवांश की मात्रा अधिक हो, इस खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाई खेत की तैयारी के लिए जो है आप खेत को जो 3 से 4 बार जो है गहरी जुताई करें। जुताई के उपरांत जो है उसको समतल करें और उसमें जो है मेड़ बना के और बीज की बुआई करें। जब भी किसान भाई बीज की बुआई करें तो बीज उपचार करना नहीं भूलें। इसके लिए एक दवा है कार्बेंडाजिम जो बाज़ार में जो है बावेस्टिन के नाम से मिलता है। 2 ग्राम दवा को 1 किलो बीज में जो है मिला के अगर उसका बीज उपचार करके अगर बीज की बुआई करते हैं तो किसान भाई को इससे लाभ हो सकता है। जी सर, यदि हम भिंडी की किस्मों की बात करें तो वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए कौन कौन से किस्मों का चुनाव हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, खरीफ के मौसम के लिए अगर भिंडी की किस्मों की बात करें तो एक अर्का अनामिका जो IIHR बैंगलोर, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बैंगलोर से विकसित की हुई किस्म है। ये रोग रोधी किस्म है। भिंडी में सबसे बड़ा जो समस्या होता है, सबसे बड़ी जो बीमारी होता है वो होता है येलो मोजाइक वायरस। जो पत्ती जो आप देखते होंगे उसको जो है वैन पीला होने लगता है और पत्ती के पीला होने के साथ साथ जो है फल भी पीला हो जाता है, जिससे पौध का बढ़वार रुक जाता है और उसका पैदावार पे असर पड़ता है। और अगर फल पीला हो जाता है तो किसान भाई को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो ये एक जो है अर्का अनामिका जो है बेंगलोर से विकसित की हुई किस्म है जो येलो मोजाइक वायरस से रेसिस्टेंट वेराइटी है और इसकी उपज दर करीबन जो है 15 से 20 टन जो है प्रति हेक्टेयर की दर से है। उसी तरह जो है अर्का अभय भी जो है IIHR बैंगलोर से विकसित की हुई किस्म है। ये भी जो है येलो मोजाइक वायरस से प्रतिरोधी किस्म है। इसमें ये बीमारी नहीं लगती है। तो अगर किसान भाई इस किस्म का अगर प्रयोग करते हैं तो लाभान्वित होंगे। उसी तरह जो है अर्का सावनी जो है, पूषा सावनी, ये जो है आपको भारतीय अनुसंधान नई दिल्ली से विकसित की हुई किस्म है
और इसका भी जो है फल का जो पौध का जो है हाइट जो है करीब 50 से 60 सेंटीमीटर होता है और एक पौध में जो है करीब 9 से 10 फल आता है और फल का साइज़ जो है करीब 9 से 10 सेंटीमीटर होता है। तो ये भी जो है अच्छी किस्म है। उसी तरह जो है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है आपका वाराणसी जो है, वहाँ से बहुत सारे किस्मों का विकास किया गया है। उसमें एक किस्म है काशी अगेती, ये आगात किस्म है और इसको लगाने के बीज बुआई से 45 से 50 दिन में जो है इसकी प्रथम तुड़ाई हो जाती है और इसका फल का आकार भी 8 से 9 सेंटीमीटर लंबा होता है और एक पौध में जो है 9 से 10 फल आता है और करीबन इसका उपज दर जो है 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से है। सर, यदि हम भिंडी की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं तो खेत की तैयारी किस तरह से करें हमारे किसान भाई? किसान भाइयों, आप खेत को जो है गहरी जुताई 3 से 4 बार जो है गहरी जुताई करें। जुताई के उपरांत जो है उसको समतल करें और समतल करके मेड़ बनाकर जो है आप जो है इसमें बीज बुआई करें। मेड़ का जो आकार जो करीबन जो है 25 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए और इसको लगाने का जो तरीका जो होगा, एक मेड़ से दूसरे मेड़ पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है 45 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर के रखें और बीज से बीज पौध से पौध की दूरी जो है 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। जब किसान भाई जो है बीज लगाएं तो बीज को उपचारित करें। उसके लिए दवा कार्बेंडाजिम जो है, जो बाज़ार में बायोस्टिन के नाम से आता है, 2 ग्राम दवा को 1 केजी में बीज में जो है उसको मिलाकर उसको लगाएं। किसान भाई जब भी भिंडी का लगाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि ऐसा बीज का प्रयोग करें जो रोग रोधी हो। रोग रोधी किस्मों का अगर किसान चुनाव करते हैं तो उससे उनको जो है रोग से बचाव होगा और फलन में वृद्धि होगा। अगर खाद और उर्वरक की अगर बात करें तो सड़ी हुई गोबर की खाद जो है करीब 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर जो है खेत में मिलाना चाहिए। उसके साथ साथ जो है आप जो है यहाँ की जो मिट्टी जो है अम्लीय मिट्टी है उसके लिए जो है आपको जो चूना जो है करीबन जो है 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से किसान को लगाना चाहिए। और जो है अगर रासायनिक खाद की अगर बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा होता है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस और 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पोटास को किसान भाई को मिलाना चाहिए। अगर किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन के लिए तो करीबन जो है यूरिया जो है 200 से 220 किलोग्राम यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी। अगर फास्फोरस के लिए जो है सिंगल सुपर फास्फेट का अगर प्रयोग करते हैं तो करीबन वो जो है 300 से 325 किलोग्राम जो है सिंगल सुपर फास्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से किसान को लगाना होगा। और म्यूरेट के लिए, पोटास के लिए जो है MOP का प्रयोग अगर करते हैं तो किसान भाई करीबन 80 से 100 किलोग्राम जो है पोटास जो है अपने खेत में मिलाएं। किसान भाई जब भी उर्वरक का प्रयोग करें तो ध्यान रखें कि नाइट्रोजन को जो है 3 भाग में बांट लें। नाइट्रोजन का एक भाग जैसे 100 किलो में है तो उसका 30 किलो जो है 33 किलो जो है और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा को जो है बेसल डोज के रूप में खेत में डालें और अच्छी तरह से मिलाएं और रीज बना के जो है उसका प्रयोग है। बाकी का जो है 30 किलो है, बाकी का 2 भाग जो है वो जो है 30-30 दिन के अंतराल पे जो है आप अर्थिंग अप के समय या गुड़ाई के समय आप उसको लगा सकते हैं। किसान भाई अगर खेती कर रहे हैं तो इसमें जो है आपको जो है खरपतवार का नियंत्रण भी काफ़ी आवश्यक होता है, काहे कि खरीफ के मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो है खरपतवार आता है। उसके लिए अगर किसान भाई जो है उन्नत तकनीक का प्रयोग करते हैं, अगर प्लास्टिक मल्च पे खेती करते हैं तो वहाँ पे जो है इस प्लास्टिक से ढकने से जो है खरपतवार का नियंत्रण काफ़ी अच्छी तरह ढंग से हो जाता है। क्योंकि ये जो प्लास्टिक जो होता है बाई कलर होता है, 2 कलर का होता है, एक भाग काला होता है, एक भाग सफ़ेद होता है। आप मेड़ बना के और प्लास्टिक को ढकें। ये प्लास्टिक जो है काला वाला भाग को अंदर रखें और जो है सिल्वर कलर वाला भाग है उसको ऊपर रखें और दोनों तरफ से मिट्टी से उसको ढक दें और जितनी दूरी पे लगाना है वहीं पे प्लास्टिक को काटें। तो चूँकि बाकी भाग जो है ढका हुआ रहता है तो वहाँ से जो है आपको घास जो है स्वतः मर जाता है, चूँकि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, पौधा जो है अपना भोजन नहीं बना पाता है और जितना भी आप उर्वरक देते हैं, पोषक तत्व देते हैं, पूरा का पूरा जो है पौधे को मिलता है। इस तरह जो है आपका जो उत्पादन उससे बढ़ जाता है और आपको निकाई गुड़ाई के काम से निजात मिल जाता है। तो इस तरह जो है तकनीक का अगर प्रयोग करते हैं, मल्चिंग विधि पे अगर लगाते हैं फसल को तो किसान को लाभ होगा।
तो किसान भाई बहन, आशा करते हैं हमारी दोनों जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमारी पहली जानकारी थी फल बाग में बहुस्तरीय प्रणाली से किसानों की आय में वृद्धि और खरीफ मौसम में भिंडी की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। अगर आपके पास भी कोई नई जानकारी हो हमें देने के लिए और हमसे आपको कोई नई जानकारी लेनी हो तो हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।